नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर हरप्रीत सिंह, जिन्होंने कई बार रिक्वेस्ट करके जानना चाहा है कि श्रीमान जी ट्रेन में सीट के आरक्षण का फंडा समझाइए। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि सचखंड एक्सप्रेस में जब यह करनाल से नांदेड़ तक के टिकट की उपलब्धता को देखते हैं तो उन्हें वेटिंग मिलती है। वहीं पर अगर 188 किलोमीटर पीछे लुधियाना जंक्शन से देखते हैं तो इन्हें सीट कंफर्म मिलती है। इनका आगे कहना है कि चलिए मान लेते हैं लुधियाने में कोटे के तहत सीट आरक्षित होंगी, तो अगर हम लुधियाना से भोपाल जंक्शन की टिकट देखते हैं तो पुनः वेटिंग मिलती है, और वहीं पर 932 किलोमीटर आगे नांदेड़ तक की टिकट देखते हैं तो सीट उपलब्ध रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इनका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी को भी इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग भी टिकट का रिजर्वेशन करते हैं। कहां पर किस तरह से वेटिंग मिलने लगती है, कहां सीट उपलब्ध रहती है, इन सभी चीजों को आपको भी जानना बहुत जरूरी है। हालांकि दोस्तों, भारतीय रेलवे में इस तरह से ट्रेन में जो सीट का आरक्षण होता है, ये इनका फंडा बहुत ही कंप्यूटराइज एल्गोरिथम के थ्रू किया जाता है, जो कि आम व्यक्तियों के समझ से बहुत परे होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ही आसान शब्दों में इन सभी चीजों को बताने का कोशिश करूं, जिससे कि आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाए, और अगर आगे आप कभी भी टिकट रिजर्वेशन करवाएं तो एक ट्रिक लगाकर इस तरह से ज्यादा से ज्यादा मतलब कंफर्म सीट बुक कर सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर यहां पर सीटों के आरक्षण का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हम इन्हीं के द्वारा बताए गए सचखंड एक्सप्रेस का एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर मैंने सचखंड एक्सप्रेस के सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच कुछ इंटरमीडिएट स्टॉपेज को यहां पर लिख दिया है। ये जो सचखंड एक्सप्रेस है अमृतसर से नांदेड़ के बीच चलती है। इसके बीच कुछ इंटरमीडिएट स्टॉपेज जैसे कि लुधियाना, करनाल, उसके बाद नई दिल्ली, झांसी, भोपाल, और इसके बीच में और भी बहुत सारे स्टॉपेज हैं, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कस नहीं करी है। मैंने मेन स्टॉपेज के बारे में लिखा है। इस तरह से करते ये ट्रेन नांदेड़ तक पहुंच जाती है। दोस्तों, जब कभी भी आप ट्रेन में रिजर्वेशन करवाते हैं तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो ट्रेन में पूरी सीट होती है। मान लीजिए कि एक ट्रेन में एसी कोच है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, स्लीपर, इस तरह से जितने भी ये पूरे कोच को मिलाकर जितने भी सीट होते हैं, मान लेते हैं कि 1000 सीट हो रहे हैं, तो आम व्यक्तियों के लिए 1000 सीट अवेलेबल नहीं रहते हैं। यहां पर 1000 में से बहुत सारे जो है सीट कोटे के तहत आरक्षित हो जाते हैं, जैसे कि लेडीज कोटा, फिर सीनियर सिटीजन, फिर एचओ कोटा, वीआईपी कोटा। इस तरह से बहुत सारे सीट जो है इसमें रिजर्व हो जाते हैं, आरएसी, फिर तत्काल। उसके बाद अगर जो मेन यानी कि जनरल व्यक्तियों के लिए लगभग 1000 में से 480 सीट ही अवेलेबल रहते हैं। अब इन 480 सीटों में होता क्या है कि जो जो मेन स्टॉपेज यानी कि जैसे ये मान लीजिए ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, इसके बीच में जितने भी इंटरमीडिएट स्टॉपेज हैं, इन इंटरमीडिएट स्टॉपेज में अगर कोई बड़ा स्टेशन है जैसे कि लुधियाना, नई दिल्ली, झांसी, ये सब बड़े बड़े रेलवे स्टेशन हैं, तो इन सभी रेलवे स्टेशन पर हर ट्रेन के लिए कुछ कोटा होता है, यानी कि कुछ सीटें रिजर्व रहती है। तो जैसे कि मान लीजिए कि सचखंड एक्सप्रेस के लिए इस लुधियाने पे यहाँ पर 20 सीट रिजर्व है। उसी तरह नई दिल्ली में बड़ा स्टेशन है तो 30 मान लेते हैं, झांसी में कुछ होता है 15 मान लेते हैं, भोपाल में 20 मान लेते हैं। तो इस तरह से करते करते हर बड़े जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उस ट्रेन के लिए सीटें रिजर्व रहती है। तो जो जैसे अभी मान लीजिए कि 480 सीट जनरल के लिए अवेलेबल हैं, इस 480 में से हम 80 सीट इस कोटे के तहत हर बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन है यहां पर रिजर्व कर देते हैं। तो अब इस ट्रेन के लिए जनरल जो लोगों के लिए सीटें बचेंगी वह मात्र 400 ही बचेंगी। अब इन 400 में से देखिए जो होता क्या है कि जो जैसे अगर 400 कोई टिकट बुक करता है तो उन सभी को तो कंफर्म सीट मिल जाएगी। अब अगर 400 के बाद 401 वाला आदमी टिकट रिजर्व करेगा, तो अगर मान लीजिए कि ट्रेन वो या फिर उसकी टिकट जो है अमृतसर से नांदेड़ के बीच उन्होंने बुक की है, तब उसे जनरल वेटिंग मिलेगी, जो कि पहला वेटिंग होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। तो अगर कोई व्यक्ति सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच टिकट बुक करता है और उसे अगर वेटिंग मिलती है तो उसे जनरल वेटिंग लिस्ट दी जाती है। तो पहले इन सभी वेटिंग के बारे में आप समझ लीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो आप अगर यहां पर जनरल वेटिंग को समझ गए, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच का जो वेटिंग रहेगा वो जनरल वेटिंग रहेगा। अगर ये वेटिंग कंफर्म हो जाएगा, अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहां जो है अमृतसर से लुधियाना या फिर करनाल या फिर नई दिल्ली
या फिर नई दिल्ली से नांदेड़, या फिर झांसी से नांदेड़, या फिर भोपाल से नांदेड़ के बीच अगर टिकट बुक करता है तो उसे पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट मिलेगी। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सोर्स से लेके इंटरमीडिएट स्टेशन के किसी भी स्टेशन या फिर इंटरमीडिएट स्टेशन के लास्ट डेस्टिनेशन तक अगर कोई टिकट बुक करता है तो उसे पूल्ड कोटा दी जाती है। तो अब आप यहां पर ऐसे समझिए कि कोई अमृतसर से लुधियाना के बीच अगर टिकट बुक करेगा तब भी उसे पूल्ड कोटा मिलेगा, या फिर अमृतसर से नई दिल्ली के बीच करेगा उसे पूल्ड कोटा मिलेगा, या फिर नई दिल्ली से नांदेड़ के बीच करेगा उसे पूल्ड कोटा मिलेगा, झांसी से नांदेड़ के बीच करेगा उसे भी पूल्ड कोटा मिलेगा। तो दो कोटे के बारे में आप समझ गए। तीसरा जो कोटा मेन कोटा होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति लुधियाना से नई दिल्ली के बीच अगर टिकट बुक करेगा तो उसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलेगी, या फिर लुधियाना से झांसी या फिर भोपाल के बीच टिकट बुक करेगा तो उसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलेगी। मतलब कि अगर कोई एक इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच टिकट बुक की जाती है और वहां पर अगर वेटिंग मिलती है तो उसे रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट मिलेगी। तो दोस्तों यहां पर वेटिंग लिस्ट अलग अलग टाइप के हो गए। अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा कंफर्म होने का चांस किसका है, तो जैसे मैंने यहां पर क्रम में दिखाया है, पहले नंबर पर जनरल वेटिंग, दूसरे नंबर पर पूल्ड कोटा वेटिंग और तीसरे नंबर पर रिमोट लोकेशन वेटिंग, तो इसी तरह से इनके कंफर्म होने का भी चांस होता है। पहला जो वेटिंग कंफर्म होगा वो जनरल वेटिंग होगा। अगर किसी को जनरल वेटिंग मिलती है तो सबसे ज्यादा कंफर्म होने का चांस जनरल वेटिंग का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर पूल्ड कोटा का है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अमृतसर से लुधियाना तक के टिकट बुक किया है तो सबसे पहले इसे जो है कंफर्म होने का चांस मिलेगा। और थर्ड नंबर पे रिमोट लोकेशन, मान लीजिए कि लुधियाना से नई दिल्ली के बीच है तो इसे रिमोट लोकेशन में आएगा, तो ये थर्ड नंबर पे चांस, यानी कि इसके कंफर्म होने का चांस बहुत कम होता है। और इसके कंफर्म होने का चांस एक ही रहता है कि अगर कोई व्यक्ति लुधियाना से नई दिल्ली के बीच टिकट को कैंसिल कराएगा तभी उसके टिकट के कंफर्म होने का चांस बनेगा, अदरवाइज टिकट कंफर्म नहीं हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर आप वेटिंग को तो समझ गए। अब यहां पर ये अगर इनके क्वेश्चन की बात करें कि इनका कहना यह है कि अगर हम यहां करनाल से लेके नांदेड़ तक की टिकट बुक करते हैं तो इन्हें वेटिंग मिलती है। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या, ये करनाल जो है छोटा रेलवे स्टेशन है, तो यहां पर कोई भी कोटा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कि अमृतसर से नई दिल्ली तक के टिकट बुक किया हो तो इस बीच में अगर कोई यहाँ करनाल से लेकर नांदेड़ तक बोलेगा तो यहाँ नांदेड़ में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, इसीलिए इनको यहाँ पर वेटिंग मिलती है। अब अगर इसी के पीछे लुधियाना से अगर टिकट बुक करते हैं तो इनको कंफर्म सीट मिल जाती है, क्योंकि इस लुधियाना रेलवे स्टेशन के लिए कोटा रिजर्व है, यानी कि इस गाड़ी के लिए कुछ सीटें रिजर्व है जो कि यहां से आगे तक जाने के लिए उसको कंफर्म सीट मिल जाती है। आगे इन्होंने कहा है कि अगर ये सीट नहीं भर पाती है तो क्या होगा। तो दोस्तों होता क्या है कि जितने भी इंटरमीडिएट स्टेशन हैं इन पे जो ट्रेन के छूटने के 1-2 घंटे या 3 घंटे पहले यहां पर जो है चार्ट को प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर मान लीजिए कि इस यहां पर जितने भी कोटे हैं वो कोटा अगर नहीं भरता है तो इधर जो इसके बीच में जो जितने भी वेटिंग वाले हैं उनको ये कंफर्म सीटें दे दी जाएगी, यहां से वो लोग आगे की यात्रा कर सकते हैं। तो हर बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर जो चार्ट प्रिपेयर होता है वह ट्रेन के आने के 3 घंटे पहले होता है, इसीलिए ताकि जितने भी कोटे के तहत सीट रिजर्व किए गए हों वह बाकी वेटिंग वालों को मिल सके। दोस्तों आगे इन्होंने पूछा था कि अगर हम करनाल से भोपाल तक के टिकट बुक करते हैं तो हमें वेटिंग मिलती है, लेकिन अगर हम करनाल से नांदेड़ तक करते हैं तो हमें कंफर्म सीट मिल जाती है। तो दोस्तों ऐसा जरूर होगा, क्योंकि ये डेस्टिनेशन स्टेशन है और डेस्टिनेशन के लिए पहले से ही सीटें जो है आपको हम यहाँ पर बता दिए कि पहले जनरल वेटिंग क्लियर होती है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ इस स्टेशन के को टच कर गए तो आप लगभग जनरल वेटिंग वाले में आ गए, इसलिए आपको यहां से यहां तक की सीटें मिल जाती है। लेकिन इंटरमीडिएट स्टेशन से दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग जो है यहां पर आपको सीटें नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके कंफर्म होने का चांस बहुत कम होता है।
इसीलिए अगर आप कभी भी ट्रेन में रिजर्वेशन करवाएं और आपको अगर वेटिंग मिल रही हो तो आप कोशिश कीजिए कि जहां भी आप रिजर्वेशन करवा रहे हैं उसके एक दो स्टेशन आगे या पीछे जो भी बड़ा रेलवे स्टेशन है वहां से रिजर्वेशन करवाएं। इससे होगा क्या कि आपके टिकट के कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहेगा। और कोशिश कीजिए कि अगर आप भोपाल से करा रहे हैं या फिर इससे आगे तो आप कोशिश कीजिए, हालांकि थोड़ा पैसा तो ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि डेस्टिनेशन तक के स्टॉपेज का जो टिकट ले लें जिससे आपको कंफर्म होने का चांस और ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से करके अलग अलग टाइप के वेटिंग को डिसाइड करके भारतीय रेलवे में टिकट के रिजर्वेशन के एल्गोरिथम या फिर फंडा को बनाया गया है। हालांकि दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, जो कंप्यूटराइज सिस्टम होते हैं ये आम व्यक्तियों के समझ से बहुत परे होते हैं, लेकिन आप यहां पर एक अंदाजा लगाकर इस तरह से ट्रेनों की बुकिंग को करवा सकते हैं। बाकी उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आखिर ट्रेन के रिजर्वेशन का सिस्टम काम करता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।